हेमंत जी और साथी, हम आपसे संवाद शुरू करें। ये साल खास है, खासकर भारतीय राजनीतिक सामाजिक तौर पर 100 वर्ष की संघ की यात्रा, जिसमें कई कार्यक्रम हमने पिछले कुछ समय में देखे सुने हैं। वो चाहे सरसंघ चालक जी के दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम हो, या फिर तमाम संघ के अधिकारियों ने जिस तरह से संवाद कायम किया है। यात्रा इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि जो लोग जानते हैं और अब तो राजनीतिक तौर पर अवेयर भी हैं कि 100 साल की यात्रा इतनी ज्यादा रोचक है कि ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। किस परिस्थितियों में शुरुआत हुई, क्या क्या झंझावात झेले संघ ने। आज की स्थिति में मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैं ये भी शुरुआत में हम कर दें कि हेमंत जी से अगर कोई एकाध लोग सवाल भी करना चाहते हैं संघ को लेकर, संघ के जीवन दर्शन को लेकर, संघ के वैचार स्थिति को लेकर, तो हम उनके सवालों को भी आमंत्रित करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 100 वर्ष की इस यात्रा पे जो बात अक्सर संघ कहता है, संघ के अधिकारी कहते हैं कि जो हिंदू जीवन है, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, वो दरअसल राजनीतिक नहीं है, वो इस जीवन का आधार है, इस भारत की दरअसल रग में बसा हुआ एक तरह का वो है। इसे कैसे प्रतिपादित करते हैं और ये आमतौर पर आप अपने क्षेत्र में लोगों से किस तरह से आप इसको लोगों के सामने रखते हैं? सबसे पहले तो मैं पांचजन्य परिवार का इस बात के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि ये जो सुशासन संवाद का आज दिन भर का ये जो सारा कॉन्क्लेव है, इसमें संघ की शताब्दी के संदर्भ में भी एक सत्र आपने रखा जी। और इस निमित्त संघ के संदर्भ में कुछ प्रारंभिक प्राथमिक जानकारी ये देने का एक अवसर भी संघ के संदर्भ में मुझे प्राप्त हुआ और सुनने वालों को उसका एक लाभ मिले, ऐसा मैं मानता हूं। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम सब लोग जानते हैं, आपने कहा कि संघ की यात्रा बड़ी 100 साल की कैसे प्रारंभ हुई और फिर संघ की विचार प्रक्रिया क्या रही, ये जो कुल मिलाकर के आपकी प्रश्न का सार है। तो एक बात तो पक्की है कि कोई भी नया काम जब आता है तो उसकी सामाजिक या राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करने में समय लगता है, वो क्रमशः आगे बढ़ता है। इसलिए संघ का काम भी ऐसे ही आगे बढ़ा है पिछले 100 वर्षों के अंदर। और इसलिए संघ के जो संस्थापक थे परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, 1925 में उनके उपस्थिति में संघ प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व की भी उनकी एक पूर्व पीठिका है, एक पृष्ठभूमि है, उसके अभी विस्तार में जाने का ये समय भी नहीं है, वो संदर्भ भी नहीं है। परंतु जैसा आपने हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में प्रश्न पूछा, मैं इसको एक दूसरे संदर्भ में या दूसरे परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बहुत बात चलती है कि सारे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक नैरेटिव को लेकर के संघर्ष चल रहा है। आज ये नैरेटिव है, कल वो नैरेटिव है, नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है, तमाम तरह की चीजें चलती है। और भिन्न भिन्न प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के काम करने वाले लोग और लोगों के समूह, संस्थाएं और संगठन, ये सब अपने अनुकूल नैरेटिव को गढ़ने और अपने प्रतिकूल नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो आने वाले समय में नैरेटिव एक संघर्ष का कह लें एक बड़ा वॉरफेयर बनने वाला है, बन ही चुका है। तो इस संदर्भ में संघ के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भारत के अंदर आज जो सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रांग, सबसे ज्यादा प्रभावशाली यदि कोई नैरेटिव है तो वो जिस व्यक्ति ने दिया, उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर हेडगेवार। वो ऐसे कि हमने उनकी जीवनी के अंदर पढ़ा है कि किसी समूह में या ऐसे ही किसी कक्ष में या हॉल में कोई बैठक चल रही होगी किसी विषय पर, और किसी ने पूछा कि कौन कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र है और कौन पागल कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र है। तो हमने पढ़ा सुना है कि तब डॉक्टर हेडगेवार खड़े हुए और उन्होंने कहा कि
मैं डॉक्टर हेडगेवार पूरे होशो हवास में खड़े होकर के ये कहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और इस धरती पर हिंदू रक्त का एक भी व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो इतने असंदिग्ध शब्दों में घोषणा करने वाले डॉक्टर हेडगेवार थे, और इसलिए हिंदू राष्ट्र का नैरेटिव सेट जो हुआ है वो आज से 100 वर्ष पहले हुआ है, नैरेटिव की परिभाषा के संदर्भ में। लेकिन अस्तित्व के संदर्भ में, अस्मिता के संदर्भ में तो हिंदू राष्ट्र नैरेटिव ये शुरू से रहा है। इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र ये नामकरण कब हुआ, किसने किया, ये महत्व का नहीं है। हिंदू कहने से जिस परंपरा का, जिस मूल्य परंपरा का, जिस जीवन दृष्टि का, जिस विचार दृष्टि का, जीवन की जिस आचरण संहिता का बोध होता है, वो डॉक्टर हेडगेवार जी के इन कथनों से काफी पहले और संघ की स्थापना से भी सदियों पहले से चला आ रहा है। इसलिए कोई नया नैरेटिव नहीं है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव को लेकर के अव्वल तो यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि अब वो विषय थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब आखिर संघ ने हिंदू किसको कहा, एक पहली परिभाषा सावरकर जी ने दी, वो जो आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, ये जो सारी बात कही उन्होंने, एक परिभाषा उन्होंने दी, वो भी एक परिपूर्ण समग्र परिभाषा है एक दृष्टि से। संघ ने हिंदू किनको कहा, तो संघ के हिंदू या हिंदुत्व का संबंध आपके बाहरी आचरण से, आपकी उपासना पद्धति से, आपकी वेशभूषा से, आप तिलक लगाते हैं कि नहीं लगाते, आप जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते, मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। एक बहुत सीधी, सिंपल और व्यावहारिक परिभाषा हिंदू के रूप के लिए संघ ने कही कि भाई जो इस देश को अपना मानता है, जो इस देश की परंपरा को, मूल्यों को, इतिहास को, सांस्कृतिक प्रतीकों को, पुरखों को, जीवन मूल्यों को, जीवन दृष्टि को अपना मानता है, जो इस देश का शत्रु है वो उसका भी शत्रु है, जो इस देश का मित्र है वो उसका भी मित्र है, ऐसे सब व्यक्ति हिंदू हैं, चाहे उनकी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, पंथ, मजहब कुछ भी हो। मुझे लगता है कि इससे बड़ी हिंदू की या हिंदुत्व की कोई और परिभाषा हो सकती है क्या? आगे चल करके अब यहाँ और भी अनुभवी ज्ञानी लोग बैठे हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को कर सकते हैं कि अंततोगत्वा श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल का सारा विषय आया तो संविधान के अंदर भी हिंदू की परिभाषा क्या आई? मोटे तौर पर तो यही नहीं है। तो इस नाते ये एक हिंदू हमको देखने की एक बात है जिसको हम कहते हैं एक बात, और इसलिए ये एक मूल्याधारित संस्कृति है। और राष्ट्र, जैसे नेशन स्टेट की बात बीच में निकलती है, तो राष्ट्र ये कोई भौगोलिक इकाई नहीं होती है, राज्य एक भौगोलिक इकाई होती है, राज्य एक प्रशासनिक इकाई भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। और इसलिए एक सांस्कृतिक इकाई के अंदर अनेक राजनीतिक इकाइयां हो सकती हैं, अनेक प्रशासनिक इकाइयां हो सकती है। आखिर चक्रवर्ती सम्राटों की हमारी जो संकल्पना थी, तो जो राजा निकलता था और जिसको हमने चक्रवर्ती कहा, वो कोई वहां फिजिकली जाकर के राज नहीं करता था, वो केवल इतना करता था कि भाई उन लोगों को अपना बना लेता था और उनको कहता था कि तुम्हारी व्यवस्था को तुम चलाओ, ये बस चीजों का ध्यान रखना, बात खत्म हो जाती थी मोटे तौर पर। तो इसलिए यह एक सांस्कृतिक संकल्पना हमारी है, और इसलिए जिन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर समाज की पहचान होती है वो समाज ही राष्ट्र होता है, क्योंकि अंततः लोग ही राष्ट्र होते हैं। और इसीलिए संविधान के प्रियम्बल में हमने लिखा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इंडिया से पहले पीपल आया है ना, इसलिए लोक से भी राष्ट्र बनता है। और ये लोक जिन जिन प्रेरणाओं से, व्यवस्थाओं से, संस्थाओं से, संरचनाओं से संचालित होता है, उन सब केंद्रों को मजबूत करना और उसके आधार पर जीवन चलना, यही एक कुल मिलाकर के राष्ट्र की हमारी एक संकल्पना है, ये हमारे इसका आधार भी है। और इस नाते हम ये कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक आधार पर इस राष्ट्र की संरचना हुई। मैं विस्तार में अभी नहीं जाता हूं, लेकिन कुल मिलाकर के हम सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है कि प्राचीन काल में ऋषियों की भद्र इच्छाओं में से राष्ट्र का जन्म हुआ, राष्ट्र नाम की संकल्पना यह आविर्भूत हुई। तो वो भद्र इच्छाएं कौन सी थी?
तो भद्र इच्छाएं थी, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सब सुखी हो, और ऐसी अनेक इच्छाएं हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। तो ये जो सारी भद्र इच्छाएं थी, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्र नाम की संकल्पना को आकार और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ऋषियों ने तप किया। उस तप के कारण तेज उत्पन्न हुआ, उस तेज के कारण राष्ट्र उद्भासित हुआ, और इस नाते ये राष्ट्र की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसकी उत्पत्ति के मूल में ये सांस्कृतिक आधार और आध्यात्मिक अधिष्ठान है। इस सांस्कृतिक आधार और आध्यात्मिक अधिष्ठान को आज के संदर्भ में, आज के काल में हम और लोग हिंदू या हिंदुत्व कहते हैं, और इस नाते इस अधिष्ठान और आधार और इन मूल्यों के आधार पर जीवन करने वाला समाज इस धरती पर रहता है। राष्ट्र की संकल्पना में जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर सब आते हैं। इन सबकी ओर देखने की एक दृष्टि आती है जो सर्व मंगलकारी होती है। ऐसी मंगलकारी दृष्टि रह करके जो समाज यहां रहता है, वो भूमि, उस पर रहने वाला समाज, उसके जीवन मूल्य, उसका शत्रु मित्र भाव, ये सब मिला करके एक समग्र राष्ट्र की संकल्पना के अंदर अभिव्यक्त होते हैं। और इस संदर्भ में चूंकि यहाँ हिंदू रहते हैं, इसलिए यह हिंदुओं का देश है, और इसी संदर्भ में यह हिंदू राष्ट्र, ये हमारी बात है, और इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन एक सवाल जो जनमानस में खासकर आता है, संघ एक आप बात कहता है कि हम तो एक अराजनीतिक संगठन है, सांस्कृतिक चेतना के जागरण का काम लगातार पिछले कुछ समय से कर रहा है। मेरे इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। आपने नैरेटिव की बात शुरुआत में करी, जब दुनिया अपनी अपनी कहानी कह रही है और हिंदुओं की कहानी, भारत की कहानी को दबाने का प्रयास कॉलोनियल पीरियड या उससे पहले के मेडिवल पीरियड से है, तो कितना संघ सफल हुआ पिछले आपके हिसाब से कि अपनी बात को कह पाया? और ये गैर अराजनीतिक और राजनीतिक के चश्मे से देखने की जो एक परंपरा हमारे लोग में है, वो कहते हैं कि आप भले ही कहिए लेकिन वो राजनीतिक चश्मे से सारे सवाल हैं, आरोप हैं, उस पर आपकी दृष्टि क्या है और कितना परिवर्तन पिछले कुछ सालों में इसमें देखने को मिला? अब देखिए, कौन कैसा चश्मा लगाए है, ये तो उसका मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो इसलिए हम, पर कुछ चश्मे आपने उतारने में सफल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, हम बहुत कुछ करने में सफल हुए। हम नहीं हुए हैं, समाज सफल हुआ है। आखिर देखिए, हम ये अहंकार कभी नहीं पाल सकते और कोई भी नहीं पाल सकता। जैसे ये अहंकार नहीं पाला जा सकता कि हमने इस देश को आजादी दिलाई, हम यानी कोई संस्था, व्यक्ति, परिवार, समूह, पूरा देश लड़ा, पूरा देश उठ करके खड़ा हुआ, तब जाकर के आजादी मिली। वैसे ही समाज के यदि चश्मे उतरे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे आप शिमला के जाखू मंदिर में जाएं या वृंदावन के मंदिरों में जाएं और कोई बंदर आपका चश्मा लेकर के उड़ जाए और चश्मा उड़, ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए चश्मे यदि उतारे हैं तो आदमी ने खुद ने उतारे हैं, क्योंकि उसको लगा कि मैं जो देख रहा हूं वो सही है क्या, उसके मन के अंदर प्रश्न हुआ। क्योंकि चश्मा उसे जो दिखा रहा था और अंतर्मन जिस बात की अनुभूति उसको दे रहा था, उसमें साम्य नहीं था, उसमें सायुज्य नहीं था। तो उसको लगा कि या तो मेरे अंतर्मन में गड़बड़ है, मेरी अंतर्दृष्टि खराब है, या मेरी बाह्य दृष्टि खराब है। तो बाह्य दृष्टि एक आंखों से आती है, एक चश्मे से आती है। तो उसने चश्मा उतार करके देखा तो उसको लगा कि नहीं, अंतर्दृष्टि तो ठीक है, बाह्य दृष्टि में गड़बड़ थी। तो इसलिए फिर उसने अंतर्दृष्टि की ओर आना शुरू किया। तो इसलिए चश्मे उतरे हैं, इसलिए हमने उतारे ऐसा नहीं है, पारस्परिकता से ही सारे के सारे काम चलते हैं। तो इसलिए ये सही ये गलत है, ये कहना संघ का काम है। और संघ ने तो शुरू से ही कहा है कि हम कोई समाज के अंदर अलग संगठन नहीं है, ना हम ऐसे बने रहना चाहते हैं। हमारी बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत गहरी इच्छा है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके समाज के अंदर विलीन हो जाए। हम अपना अस्तित्व कायम नहीं रखना चाहते, क्योंकि समाज के अंदर संगठन नहीं, समाज को ही एक संगठित अवस्था प्राप्त करा देना, यह संघ का उद्देश्य है। तो इसलिए संघ और समाज में अद्वैत जितनी जल्दी निर्माण हो, हमें तो बहुत दुख है इस बात का कि हमको हमारी शताब्दी मनानी पड़ रही है। हमारा काम तो इतना जरूरी है कि इससे बहुत पहले इसको पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, वो भगवान की इच्छा है, ऐसी बात है। वो तो जो आप कह रहे थे, आपने अच्छी बात कही कि कुछ चश्मे उतरे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं और स्पष्टता के साथ कुछ सवाल भी हैं जो कि लगातार आरोप लगते हैं। मेरा दरअसल सवाल उन आरोपों पर इंटेंसिटी को लेकर है। वो चाहे गांधी हत्याकांड हो, अल्पसंख्यकों के साथ की बात हो, ऐसी चीजें अक्सर संघ पर आती हैं
और संघ उसको जवाब देता रहा है। हालांकि टेक्निकली और लीगल पॉइंट से देखें तो ये सब चीजें न्यायालय में खारिज हुई हैं, पर इन आरोपों पर संघ की दृष्टि अब किस तरह से बदली है, या लोगों से आपका जब इंटरेक्शन होता है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोपों का तो ऐसा है कि किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। हर एक को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, आखिर ये लोकतंत्र है ना। तो जिसको जो लगता है, देखिए कुल मिलाकर के आदमी की एक मूल प्रवृत्ति होती है कि अपने ऐसा कहा गया ना कि अनुकूल संवेदनात्मकम सुखम, प्रतिकूल संवेदनात्मकम दुखम। तो यदि संघ के काम, बढ़ते हुए काम, उसको समाज के मिलने वाले प्रतिसाद को देख करके यदि कुछ समाजद्रोही व्यक्तियों के मन के अंदर प्रतिकूल संवेदनाएं उत्पन्न होती है और उसके कारण उनको दुख होता है, और उसके वशीभूत होकर यदि वो संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने मूल चरित्र में अत्यंत अहिंसावादी, निरापद और बहुत मासूम तरह के संगठन है, और इसलिए हम तो ये नहीं चाहते किसी को दुख पहुंचे। उनको दुख क्यों पहुंच रहा है, उनके दुख का कारण दूर करना हमारा काम है। हम तो ये मानते हैं हमारे विरोधी प्रति कि भाई गलत अनुभूति, गलत दृष्टि के कारण उनके मन के अंदर हमारे काम को लेकर के दुख उत्पन्न होता है। तो वो दुख उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो चश्मा दृष्टि बदलनी पड़ेगी कि भाई ये जो काम है, इससे हमारे अंततः ये हमारे सुख का काम है। ये अनुभूति जब उनको होने लगेगी तो ये आरोप बंद हो जाएंगे, और इतिहास के अंदर ऐसे उदाहरण है। यानी जो आपको दुख पहुंचा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उनको भी मिलाने की कोशिश में लगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संघ का काम तो सर्वेशाम अविरोधेन है, किसी के भी खिलाफ नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए, नेगेटिविटी के आधार पर कोई काम खड़ा नहीं हो सकता, और इसलिए सबके प्रति एक सकारात्मक और एक अहोभाव रख करके काम करना, तभी कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि अंततोगत्वा यदि हम देश के परम वैभव की बात करते हैं, तो उस देश के अंतर्गत वो सब लोग आते हैं जो हमारी इन संकल्पनाओं से, धारणा से, हमारी कार्यशैली पद्धति से सहमत नहीं है। तो जो सहमत है उनका उद्भव हो जाए, उनका अभ्युदय हो जाए, और जो असहमत है उनका नहीं हो, तो राष्ट्र का समग्र परम वैभव तो नहीं हुआ। तो इसलिए विरोधी को अपना बनाना, हम तो ये मान करके चलते हैं कि जो आज का विरोधी है वो कल का स्वयंसेवक है। हम तो ये मान करके चलते हैं। लोग हमको ऐसी दृष्टि से नहीं देखते, अब ये हम हमारा दुर्भाग्य मान लेते हैं, और क्या कहें। हम तो नहीं चाहते कि वो हमारे विरोधी बने। एक सवाल मुझे लगता है आपको भी आता होगा, मैंने भी बहुत से सुना है कि संघ को समझना है तो कम से कम शाखा में तो आइए। तो शाखा में जाइए, तो क्या ये सिर्फ व्यायाम की एक रोजमर्रा की दिनचर्या है, या उससे आगे कुछ चरित्र निर्माण है, या कुछ अपने जड़ों से जोड़ने का काम है? मतलब उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? कोई व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता है तो उसके लिए ये तरीका तो है, लेकिन उसको और कैसे आप एलेबोरेट करके बताएं? क्या है, शाखा को लेकर के, जैसा मैंने कहा ना कि वो, मतलब आपके इसके पूर्व के संदर्भ में भी एक बात बताता हूं कि चश्मा विचार दृष्टि का एक खेल होता है। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चा जो है, वो एक क्लास के अंदर एक टीचर ने प्रैक्टिकल लर्निंग कराने की बात करी। थोड़ी माध्यमिक स्तर की कक्षा थी, तो वो बच्चों को, क्लास को मैदान के अंदर ले गया सूल के, और एक बड़ा पतीला था, उसके अंदर पानी भरा गया कांच का, और एक दूसरा पतीला था जिसके अंदर शराब भरी गई, और एक गधे को पकड़ करके लाया गया, और गधे को उन पतीलों के सामने खड़ा कर दिया। गधे ने दोनों को सूंघा, और फिर गधे ने पानी पिया, और गधा चला गया। तो शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, ये जो तुमने देखा, इससे तुमको क्या शिक्षा मिलती है? तो किसी ने कहा कि गधा प्यासा था, पानी पी करके चला गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक ने हाथ ऊंचा किया, तो शरारती बच्चा था, उठ करके खड़ा हुआ। हाँ बोले, बताओ। मास्टर भी सकते में था कि अब ये पता नहीं क्या बोलने वाला है। तो उसने कहा कि इससे हमको ये सीख मिलती है कि जो दारू नहीं पीता वो गधा होता है। अब देखने की दृष्टि का खेल है। इसलिए कई बार शाखा को लेकर के भी लोग कहते हैं कि यार ये क्या करते रहते हैं ये लोग। और बहुत दूर की बात क्यों जाए, हम अभी की बताए, अभी बस्ती के अंदर संचलन निकल रहे थे, तो हमारी कॉलोनी के अंदर भी संचलन का अभ्यास हो रहा था। तो घोष भी आया, तो घोष भी बज रहा था। तो उस मैदान के सामने एक नया किराएदार कोई आया हुआ था, तो उसने कॉलोनी के, सोसाइटी के अध्यक्ष को फोन किया कि साहब ये सुबह सुबह आकर के ढपर ढपर कर रहे हैं और इससे मेरा बच्चा उड़ जाता है, तो आप इसको बंद कराओ।
तो उसने कहा कि भाई ये मेरा काम नहीं है, तुम जाकर के बंद कर दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। फिर उन्होंने मेरे को फोन किया, तो उसने कहा कि ये सब आप लोग करते रहते हो, ये हमको तकलीफ होती है, ये सब बंद करो। मतलब एक प्रसंग मैंने आपको ये बताया। तो शाखा की ओर देखने की ये भी दृष्टि है कि यार ये उपद्रवी लोग होंगे, ये कुछ ऐसा करते होंगे। तो एक नकारात्मक सोच, एक नकारात्मक दृष्टि है कुछ लोगों की। कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि जाएं तो जाएं कैसे। उनको लगता है कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। एकदम नई जगह जाने में आदमी झिझकता है। तो वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। हम खेलते हैं तो वो हंसते हैं, हम वहां खेलते समय हंसते हैं, तो कई मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग आसपास जाकर के हमको देखते रहते हैं। हम कभी कभी बुला लेते आ जाओ, तो एक आधा कोई शर्माते झेपते आ भी जाता है। तो ऐसा चलता है। तो इसलिए शाखा को भी देखने के अलग अलग नजरिए। लेकिन जो आपने बात कही कि शाखा में हम खेल खेलते हैं, लेकिन शाखा ये स्पोर्ट्स क्लब नहीं है। शाखा में हम गीत गाते हैं, लेकिन शाखा ये गायन कक्षा नहीं है। शाखा में हम घोष बजाना सीखते हैं, लेकिन शाखा ये ऑर्केस्ट्रा कोचिंग क्लास नहीं है। तो फिर शाखा क्या है? और शाखा में हम व्यायाम करते हैं, तो जैसा आपने कहा, तो शाखा व्यायामशाला भी नहीं है। तो फिर शाखा है क्या? तो वस्तुतः शाखा ये एक चरित्र निर्माण का केंद्र है, व्यक्ति को गढ़ने का केंद्र है। अभी मुझे वो पूज्य बाड़ा साहब का वो कोटेशन ठीक से याद नहीं है, जो उन्होंने बड़ा सुंदर से शब्दों में इस बात को कहा कि भाई ये शाखा है क्या? तो ये शाखा ये महिलाओं की सुरक्षा का मूक अभिवचन है, ये सज्जनों की सुरक्षा का आश्वासन है। ऐसा करके उनका एक 7-8 लाइन का एक अच्छा सा कोटेशन है। तो वस्तुतः ये शाखा है, और इस नाते यहां हम चरित्र निर्माण करते हैं। इसके अलावा हम कुछ करते नहीं। संघ का एक ही काम है, और इसलिए हम कहते हैं संघ यानी शाखा जी, और शाखा यानी संघ। ये हम कहते हैं। एक समय में एक ये बात चली थी कि केवल यही काम करना और कुछ नहीं करना। शाखा में व्यक्ति बनाओ। कैसा व्यक्ति बनाना? तो जिसको स्वामी विवेकानंद मैन विद कैपिटल एम कहा करते थे, वो कैपिटल एम वाला व्यक्ति बनाना। कैपिटल एम मतलब एक गुण संपन्न व्यक्ति बनाना। वो डायोजनीस के जीवन की एक कथा आती है कि वो डायोजनीस जो है वो शायद साइप्रस में या यूनान में, हाँ, एक बड़े दार्शनिक थे, विद्वान थे। बूढ़ी उम्र हो गई थी। दिन दहाड़े बाजार के अंदर मार्केट में लालटेन लेकर के घूम रहे थे। हटो हटो बचो बचो। लोगों ने पूछा, महाराज कहाँ घूम रहे हो दिन दहाड़े लालटेन लेकर के? बोले हट जाओ, मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। तो वो कहने लगे कि इस बाजार के अंदर इतने सारे आदमियों की भीड़ और तुमको आदमी नहीं मिल रहा है। तो उनका बड़ा ऐतिहासिक जवाब है। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट मैन विथ कैपिटल एम, आई डोंट वॉन्ट पिग्मीज। मुझे बौने आदमी नहीं चाहिए, मुझे मैन विथ कैपिटल एम चाहिए। ये शाखा जो है ना, ये मैन विथ कैपिटल एम बनाती है। यानी उसके अंदर कुछ गुण संपदा विकसित करती है, देशभक्ति जागृत करती है, समाज के प्रति संवेदना जागृत करती है, देशात्म बोध जागृत करती है, उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस, लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ विजडम, इसको बढ़ाती है। और एक एनलाइटेंड व्यक्ति जब खड़ा होता है तो फिर उसको समझ में आता है कि भाई ये सब है क्या। शाखा वस्तुतः एक सूर्य के समान है, ये कहे कि इस बल्ब के समान है कि जब वो जलता है तो प्रकाश होता है, और उस प्रकाश में उसको कहाँ क्या चीज रखी है, कहाँ कुर्सी, कहाँ टेबल, कहाँ डाइनिंग टेबल, कहाँ कचरा, ये सब उसको दिखता है। तो शाखा वो प्रकाश व्यक्ति के अंदर पैदा होते। अप दीपो जो बात कही गई, तो स्वयंसेवक शाखा में जाकर के अपना दीप स्वयं बनता है, और उस दीप के जलने के कारण जो एक आत्म प्रकाश और अंतर्दृष्टि उसकी विकसित होती है, उसके कारण उसको समाज की सारी वास्तविक समस्याएं, चुनौतियां, अवसर, आवश्यकताएं दिखती है, और वैसा फिर वो अपनी भूमिका को तय करता है। इसलिए शाखा है। तो क्या यही कारण है कि थोड़ा शारीरिक और बहुत ज्यादा आत्मिक और आध्यात्मिक जो विकास है, कि संघ ने ऐसे दुरू क्षेत्रों में जाकर काम करना शुरू किया जो कि आमतौर पर एडवाइजेबल नहीं रहे होंगे? मतलब मैं शुरुआत से बात करूं तो वो नक्सली क्षेत्र हों, वो घनघोर हिंसाग्रस्त वाम क्षेत्र हों, केरल की बात हो जहां प्रोसेलेटाइजेशन बहुत ज्यादा था, धर्मांतरण था, वो झारखंड हो या नॉर्थ ईस्ट हो, वहां भी संघ के अधिकारियों को या संघ के स्वयंसेवकों को भेजा जाता है। तो क्या ये वही आत्मबल रहा होगा, या मतलब ऐसी जगह जाकर भी संघ ने बहुत काम किया, पिछले कई दशकों से किया ऑब्वियसली? और तो वो
कैसे आप उसको देखते हैं? नहीं, ऐसा है, हमने ये कहा ना कि हमको इस राष्ट्र का परम वैभव करना है। जो परम वैभव की बात आती है तो मन का वैभव, बुद्धि का वैभव, बल का वैभव, जन का वैभव, ये सब प्रकार के वैभव आते हैं। तो इस वैभव को यदि लेकर के आना है तो वैभव के मार्ग की जो बाधा है उनको दूर करना पड़ेगा। प्रकाश यदि वैभव का प्रतीक है तो अंधकार को दूर करना पड़ेगा। शिक्षा यदि वैभव के लिए साध्य है तो साधन है तो अशिक्षा को दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए जहां जहां ये सारी चीजें हैं वहां नक्सली बढ़ गए इसलिए हम गए, ऐसा नहीं है। संघ ने जैसा शुरू से कहा कि हमारा कोई भी काम रिएक्शनरी नहीं है, हम नेगेटिविटी के आधार पर काम नहीं करते। रिएक्शनरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी चीज को लेकर के हम रिएक्शन में आकर के काम नहीं करते। भारत के अंदर यदि ये सारी शक्तियां नहीं भी होती तो भी भारत को संघ की जरूरत थी, क्योंकि भारत जिन कारणों से पहले कभी भारत था और आज वो सारे कारण समाप्त होने के कारण भारत शरीर है लेकिन भारत की आत्मा आहत हो रही है। तो यदि उसको फिर से पुनर्जीवित, पुनर्जागृत, पुनर्चेतना से युक्त करना है तो ये सारे काम हमको करने पड़ेंगे ना, जिनके कारण भारत भारत था। तो वो जो मूल्य थे, जीवन दृष्टि थी, संवेदनाएं थी, सहवेदनाएं थी, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने का सामूहिकता का भाव था, ये सब जागृत करना पड़ेगा। इसलिए ये सब नहीं होते तो भी हमको ये करना था, क्योंकि ये सब है वो इस वजह से है क्योंकि ये मूल्य समाप्त हो रहे हैं या क्षीण हो रहे हैं। तो इन मूल्यों का जैसे जैसे दीपक की लौ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अंधकार दूर होते जाता है। इसलिए नक्सली बाकी तमाम लोग नहीं होते तब भी हम वहां होते। कुछ लोग सवाल हैं, लेकिन एक सवाल मेरा और भी है। अभी मैं हमने जो फिल्म बनाई है उसमें देख रहा था कि आपका आकाशवाणी से भी संबंध रहा है। प्रचार के माध्यम में संघ कितना, आप तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को समझते हैं, आपने काम किया, लगता है कि उस दिशा में उतना महत्वपूर्ण काम कर पाया है संघ, या उसमें थोड़ा और कुछ कदम और चलने की जरूरत है? देखिए क्या है कि आज के दौर में तो प्रचार की एक बड़ी महत्ता हो गई जी। लेकिन शुरुआत में जब संघ था अपने आरंभिक दौर के अंदर, तो हमारे एक गीत गाया करता था, ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बताते हैं कि वृत्त पत्रों में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समूहार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। तो जिनको इस हिंदू राष्ट्र को फिर से विकसित करना है उनको मेरा अखबार में नाम छपेगा, मैं गले में मालाएं डलेंगी, ये छोटी सी तुच्छ भावना, इसको छोड़ करके इससे मुक्त होकर के काम करो। क्योंकि पैसा, पद, प्रसिद्धि ये मनुष्य को अहंकार से युक्त भी करती है। थोड़ा कम करना और ज्यादा बोलना ये प्रवृत्ति भी विकसित करती है। फिर प्रचार के कारण प्रशंसा मिलती है तो फिर जो किया उसका प्रचार करने के बजाय जो करने से प्रचार मिलेगा वो करने की इच्छा जागृत होने लगती है। तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। और इसलिए संघ के स्वयंसेवक ने प्रचार से दूर रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल थी। और वैसे भी भारत हमारा घर है, और यदि हम घर के अंदर किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो हम उसका प्रचार करते हैं क्या? दिवाली के मौके पर मान लो आपकी पत्नी ने आपको स्टूल पर चढ़ा करके झाड़ू हाथ में थमा दी कि भाई इसको जाले झाड़, तो क्या मैं फेसबुक पर फोटो डालूं उसका कि मैंने ये किया? ये मेरा काम है भाई करना, ये वहां बताने की चीज नहीं है। तो उस वक्त हम ऐसे रहे। लेकिन धीरे धीरे ये ध्यान में भी आया कि समाज के अंदर जब प्रचार के माध्यम बढ़े हैं और समाज के सामने सही चित्र जाना जरूरी भी है, तो नेगेटिविटी का प्रचार ज्यादा यदि होने लगेगा तो समाज के अंदर नकारात्मकता आती है, समाज के अंदर प्रतिकूल प्रेरणाएं जागने लगती हैं, समाज के अंदर उदासीनता बढ़ने लगती है। लोगों को लगने लगता है कि यार सब बुरा ही बुरा है, अच्छा कुछ होता ही नहीं दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं, जो लोग हैं वो सब खराब हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छा काम करने वाला कोई नहीं। तो फिर उसको ये बताने की जरूरत महसूस पड़ी ना कि भाई ऐसा नहीं है ना, दुनिया में यदि सब कुछ बुरा होता तो दुनिया आज जैसी है वैसी होती क्या? भारत के अंदर आप टीवी मीडिया पर जाकर के देखिए, मैं कोई टिप्पणी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया भर की, इसने उसको मारा, इसने उसको मारा, देख देख करके लगता है कि भारत तो है, दुनिया के अंदर हिंसा के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन यदि हिंसा का इतना ही प्राबल्य होता तो क्या आप मैं यहां सुरक्षितता के साथ बैठे होते? हम भी एक बुलेट प्रूफ कांच के अंदर बैठे होते यहां पर और तब बात कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि समाज के अंदर सह अस्तित्व की भावना विद्यमान है
और इसलिए हम सब लोग यहां बैठे हैं, और नहीं तो कोई भी आकर के हमको शूट कर दे। तो इसलिए अच्छे काम, अच्छे लोग, अच्छे प्रयत्न ये समाज के अंदर लेकर के जाने की जरूरत है। और इसलिए हमने धीरे धीरे प्रचार का काम करना शुरू किया, और उसमें भी हम संघ का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम संघ की स्वयंसेवक जो काम करते हैं समाज के सहयोग से, उसमें जो परिणाम आते हैं हम उसका प्रचार करते हैं कि समाज जब किसी काम के अंदर लगता है तब काम होता है, और समाज का छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक का सहयोग अपेक्षित रहता है। इसलिए हम कहते हैं, आपने जैसे पूछा सबको जोड़ने की बात शाखा के अंदर, इसलिए हम कहते हैं सबको, शाखा सबके लिए खुली है ना, मैदान पर लगती है वो। कभी कभी तो हम शाखा के लिए ध्वज के सामने प्रार्थना खड़े होते हैं तो अब बगल में घूमने वाला कुत्ता भी आकर के खड़ा हो जाता है और हम उसको उस वक्त भगाते नहीं है। तो शाखा तो सबके लिए खुली है। तो इसलिए ये जो काम ये लोग स्वयंसेवक करते हैं, ये समाज के अंदर जाते हैं, बातें चीजें होती हैं, सही बातें जाती है तो एक सही प्रेरणा समाज के अंदर जाती है। इसलिए हम प्रचार का काम करते हैं, और हमारी उसकी एक पॉलिसी है, उसी के आधार पर काम करते हैं। और कुछ ही लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमने कहा था कि हम कुछ सवाल लेंगे, लेकिन अब समय चूंकि हो गया है, लिहाजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, संभवतः हम उस संदेश को पहुंचाने में सफल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी।